Hello friends, you all are welcome to my YouTube channel Easy Learning and today our topic is मौर्य डायनेस्टी। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अंत तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। किसकी हत्या की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत करके नंद वंश का अंत कर दिया था। मौर्य शासकों में सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए सभी शासकों के नाम बता देती हूँ। सबसे पहले आते हैं हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उसके बाद आते हैं हमारे पास बिंदुसार और बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक। ये तीन शासक मौर्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। आप इनके नाम याद रख सकते हैं सीक्वेंस में, सी, बी और ए बी सी, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। उसके बाद आते हैं अशोक के बेटे कुणाल, दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालीशुल्क, शालीशुल्क के बाद आते हैं देववर्मन, फिर शतधवन। तो आप इनको याद अगर रख सकते हैं तो आप कर सकते हैं याद, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और अशोक अधिक महत्वपूर्ण हैं। अशोक के बेटे का नाम कुणाल था। उसके बाद जो राजा बने वो थे दशरथ। आप याद रख सकते हैं कुणाल, नाम देखिए कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। वो अशोक के बाद राजा बने कुणाल। उसके बाद राम के पिता कौन थे? दशरथ। उनके पास बहुत सारी क्या थी? संपत्ति। तो आप याद रख सकते हैं संप्रति। ठीक है, तो कुणाल, फिर दशरथ, फिर संप्रति। और वो बहुत ही शालीन थे। दशरथ कैसे थे? संपत्ति थी उनके पास लेकिन बहुत ही वो शालीन थे। तो शालीशुल्क, और कई बुक्स में शालीशुल्क लिखा होता है, कई बुक्स में शालीशुल्क भी लिखा होता है। और वो देवता पुरुष थे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो देववर्मन, उनको हम शत नमन करते हैं तो शतधन्वन। तो कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुल्क, देववर्मन और शतधवन। उसके बाद आते हैं बृहद्रथ। आपको बृहद्रथ नाम याद रखना है क्योंकि ये मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। मोस्टली आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है यह बनता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे और मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी और इस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना भी की थी। सबसे पहले हम मौर्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा, जो कि इसके संस्थापक भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मिलता है। कहाँ से मिला है हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का पता? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की अल्पायु में मगध के सिंहासन की बागडोर संभाली थी। चंद्रगुप्त का कुल। चंद्रगुप्त के कुल के बारे में अलग अलग साहित्यों में अलग अलग प्रकार की जानकारी मिली है। बौद्ध और जैन साहित्य में इन्हें क्षत्रिय कुल का कहा गया है, ब्राह्मण साहित्य ने शूद्र कुल का मानते हैं। और आपको एक बात और भी याद रखनी है कि मुद्रा राक्षस जो है उसमें इन्हें वृषण कुल का कहा गया है, अर्थात नीच जाति का। मुद्रा राक्षस में इन्हें क्या कहा गया है? वृषण। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का कहा गया है, तो उनके लिए यूज किया गया है शब्द वृषण। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य उन्हें बोलता है शूद्र कुल। आप याद रख सकते हैं कि ब्राह्मण का उल्टा क्या हो गया? शूद्र। तो ब्राह्मण साहित्य में उन्हें क्या कहा गया है? शूद्र कुल। जो विदेशी लेखक थे उनको चंद्रगुप्त बोलने में कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को कुछ और नाम भी विदेशी लोग उस टाइम देते थे। जैसे कि चंद्रगुप्त का एक नाम है सेंड्रोकोटस, एक नाम है एंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने। और एंड्रोकोटस कहा है इनको प्लूटार्क ने। आप कंफ्यूज नहीं होना है आपने, आप याद रख सकते हो एंड और प्लूटो। प्लूटो ग्रह का अंत हो गया था ना,
प्लूटो। तो प्लूटो ग्रह का जब अंत हो गया है, क्योंकि अब वो ड्वार्फ एंड भी क्या हुआ है, लेकिन अब उसको ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, अब उसको एक बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं कि एंड हो गया किसका, प्लूटो का। तो एंड्रोकोटस किसने कहा था इनको, प्लूटार्क ने। और सेंड्रोकोटस किसने कहा था, स्ट्रेबो एरियन और जस्टिन ने। और चंद्रगुप्त इनको कहा है जूनागढ़ अभिलेख में। आप ऐसे याद रख सकते हो कि चंद्र जो है वो गुप्त हो जाता है, मतलब गुम हो जाता है कब, जून के महीने में, बहुत गर्मी पड़ती है ना उस दिन, उन दिनों में। आप ऐसे याद रख सकते हो। तो चंद्रगुप्त कहाँ कहा गया है, जूनागढ़ अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध 305 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था इनमें युद्ध, 305 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। और जब सेल्यूकस निकेटर हार गए थे तो उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और फिर इस हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन नाम का पुत्र हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी दुर्धरा भी थी, जिनसे उनको बिंदुसार नामक पुत्र हुआ था। यूनानी सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर थे, उन्होंने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगस्थनीज जो थे, उन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका पुस्तक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, क्या थी उस टाइम राजधानी, पाटलिपुत्र, तो उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल जो थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए नाम को, सुदर्शन झील। इसके बारे में आपको हिस्ट्री में आगे बार बार देखने को मिलता रहेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे तो उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। और उनके गुरु भी जैन धर्म के थे, जिनका नाम था भद्रबाहु। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु का क्या नाम था, भद्रबाहु। 298 ईसा पूर्व में वो अपना सारा साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को देकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक मैसूर चंद्रगिरी पर्वत चले गए। वहाँ उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान किया, जिसे हम संथारा कहते हैं। इसको संलेखना विधि भी कहा जाता है। इसमें बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रमुख शासक आता है वो आता है बिंदुसार। जब 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चले गए तो उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन की बागडोर संभाल दी थी। और ये 273 ईसा पूर्व तक सिंहासन पर बने रहे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जो आपको पता चल गया, और अशोक के पिता थे। इनके पिता भी बहुत महान थे और इनका पुत्र भी बहुत महान था। इसलिए बिंदुसार को क्या कहा जाता है, पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में लोगों ने 2 बार विद्रोह किया था। कितनी बार, 2 बार विद्रोह हुआ था तक्षशिला में। कहाँ विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में। पहली बार इन्होंने अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और दूसरी बार इन्होंने सुशीम को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। बिंदुसार के जो नाम हैं, यूनानी इतिहासकार इन्हें कहते हैं अमित्रोचेटस, और वायु पुराण में इनका नाम है भद्रसार या वारिसार। जैन साहित्य में इनका नाम मिलता है सिंहसेन, और चीनी विवरण के अनुसार इनका नाम है बिंदुपाल। अब बिंदुसार और बिंदुपाल ये नाम तो आपको याद रह जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि कहाँ इसको बिंदुपाल कहा गया है, चीनी विवरण में। आप याद रख सकते हैं कि चीनी होती है ना, शुगर, उसके दाने कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बिंदु बिंदु जैसे। तो चीनी विवरण में क्या कहा गया है, बिंदुपाल। और जैन और सेन, देखो कितने मिलते जुलते साउंड लग रहे हैं, जैन सेन। तो जैन साहित्य में कहा गया है सिंहसेन, और वायु पुराण में इनका नाम है भद्रसार या वारिसार। और यूनानी इतिहासकार इनको कहते हैं अमित्रोचेटस, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अभी हम पढ़ेंगे बिंदुसार के समय आए हुए राजदूत। तो बिंदुसार के समय में कौन कौन से राजदूत थे जो उनके दरबार में मौर्य काल में आए थे। तो बिंदुसार के समय कौन कौन से राजदूत आए हुए थे, एक तो थे डायमेकस और एक थे डायनोसियस।
तो डायमेकस जो थे उनको भेजा था सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने। अब आप कंफ्यूज मत होना, आप याद रखना कि जो आंटी है ना, आंटी वो सिर में क्या लगाती है, डाई करती है अपने बालों को, ठीक है। तो एंटियोकस एंटियोकस ने, आंटी ने क्या भेजा, सिर में डाई। आप ऐसे शब्दों को रिलेट कर सकते हो। सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम, उन्होंने क्या किया, सिर सिर से मतलब बालों में डाई करने की याद रखनी है आपको, तो उन्होंने डायमेकस को भेजा। और डायनोसियस, अब आप याद रख सकते हो कि मिस्र में क्या होते हैं, पिरामिड्स, और पिरामिड में रहती है डायन, ठीक है। तो मिस्र के जो शासक थे टोलमी द्वितीय, उन्होंने डायनोसियस को भेजा। आप दोनों नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक डायनोसियस है, एक डायमेकस है। डाई डाई कौन करता है, आंटी। तो डायमेकस को किसने भेजा था, एंटियोकस प्रथम ने। और डायनोसियस को किसने, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने। उसके बाद आते हैं हमारे पास बिंदुसार के पुत्र अशोक महान, जिनका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो अशोक महान 269 ईसा पूर्व में राजा, इन्होंने गद्दी संभाली थी। वैसे तो जब बिंदुसार का शासन खत्म हुआ 273 ईसा पूर्व में, उसके बाद में ये राजा बन गए थे, लेकिन 4 साल तक इनको गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था। इसलिए इनका शासनकाल कब से माना जाता है, 269 ईसा पूर्व से। और ये 232 ईसा पूर्व तक अपने शासन पर विद्यमान रहे। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो कि इनके जीवन का अंतिम युद्ध था, और ये नंदराज से लड़ा था इन्होंने। और जो कलिंग था वो हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और कलिंग युद्ध के बारे में हमें अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। एक कलिंग की राजधानी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, वो तोसली थी। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया था। और हाँ, आप याद रखिएगा कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना भी की हुई है। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है, देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अशोक को अभिलेखों में क्या कहा गया है, देव नाम प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है पुराणों में, अशोक वर्धन। अशोक चक्र धर्म चक्र का वर्णन करता है, जिसमें कितनी तिलियां हैं, 24। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं, 24। और इसको अशोक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉयन कैपिटल सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जो अशोक के फरमानों पर भी ये चक्र उत्तीर्ण था। अब आप मुझे बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे, भद्रबाहु, ठीक है। और अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, उपगुप्त ने। किसने किया था, उपगुप्त ने। और जो उनके पिता बिंदुसार थे वो आजीविक संप्रदाय को मानते थे, इसलिए अशोक ने 12 बर की पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किया था। 4 गुफाएं बनाई थी, कितनी बनाई थी, 4। और उनके नाम क्या है, कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। आप याद रख सकते हैं कि कर्ण और सुदामा जो हैं वो चौपर खेल खेल रहे हैं विश्व झोंपड़ी के अंदर, ठीक है। और अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक करों से मुक्त कर दिया था। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। और एक क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने किस जगह को किया था धार्मिक करों से मुक्त, तो उन्होंने किया था मुक्त लुम्बिनी को। अभी हम देखेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक ऐसा पहला राजा था जिसने अभिलेख वगैरह लिखना शुरू किया था। और अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और इनकी भाषा क्या है, प्राकृत, और लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों का विभाजन शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में किया जा सकता है। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14। और स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है, 13। और ये कितने हैं, 10 खंभों पर अंकित हैं। अभी एक और क्वेश्चन बनता है कि लेखों में सबसे बड़ा कौन है, तो 7वां स्तंभ लेख सभी लेखों में सबसे बड़ा है, ठीक है। कौन है सबसे बड़ा, 7वां स्तंभ लेख। तो जो 7वां स्तंभ लेख था वो सबसे बड़ा था, और जो रुक्मिणी देव का था लेख वो सबसे छोटा है। प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा है 13वां शिलालेख। टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया। ये क्वेश्चन एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख को किसने मंगवाया था दिल्ली, तो ये दिल्ली मंगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने मंगवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और कौशाम्बी स्तंभ को अकबर इलाहाबाद लाया था, और इसी का नाम है फिर प्रयाग स्तंभ पड़ा हुआ था इसका नाम। और अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू स्तंभ लेख में कहा था।
ऐसे अशोक ने और स्तंभ लेखों में अपने आप को मगध सम्राट की संज्ञा नहीं दी है, लेकिन जो भाब्रू स्तंभ लेख है उसमें अशोक ने क्या कहा है कि मैं मगध का सम्राट हूँ। और भाब्रू स्तंभ लेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। 7वां स्तंभ लेख जो था वो सबसे बड़ा स्तंभ लेख है और भाब्रू स्तंभ लेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। और फिर हम देखते हैं कि अशोक का जो द्विभाषी अभिलेख है, दो भाषाओं वाला अभिलेख कौन है अशोक का, अफगानिस्तान में स्थित है और इसका नाम है शेर ए कुन्हा अभिलेख। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो कि पाकिस्तान में है, ये अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज की गई थी 1750 ईस्वी में और ये की थी पाद्रिटी पेंथेलर ने। किसने की थी? पाद्रिटी पेंथेलर ने। आपको याद होना चाहिए किसने की है? पाद्रिटी पेंथेलर ने। और कब की थी? 1750 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और भी बनता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया था और किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 में और जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और एक बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। उसके बाद आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं। तो अर्थशास्त्र में जो अधिकरण हुए 15 और अर्थशास्त्र जो है इसकी रचना की थी चाणक्य ने, जिनका बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की जो कि एक राजनीतिक ग्रंथ है। अब मैं आपको अशोक के 14 बृहद शिलालेखों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। तो जो पहला शिलालेख था उसमें पशु बलि को निषेध कर दिया गया था। अब आप याद रखना कि अशोक कितना धार्मिक विचारों वाला था। आप याद रखने के लिए ऐसे मन में सोच सकते हो, सोचो कितने धार्मिक विचार थे उनके कि उन्होंने पहले अभिलेख में धार्मिक पशु बलि की बंद करवा दी, पशु बलि। ठीक है। और जो दूसरा शिलालेख था उसमें मनुष्य और पशु चिकित्सा व्यवस्था और विदेशों में धर्म प्रचार का उल्लेख किया। पहले में पशु बलि को निषेध किया और दूसरा, क्योंकि दूसरा था ना दूसरा, तो इसमें दो चीज़ों की बात कही गई है, मनुष्य भी और पशु भी। तो दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का इसमें उल्लेख किया गया है। फिर आती है बात हमारे पास तीसरा शिलालेख। इसमें 3 लोगों की बात की गई है, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। इन 3 जो राजकीय अधिकारी थे इनको बोला गया था कि आपने हर 5 वर्ष बाद राज्य का भ्रमण करना है। फिर आता है चौथा शिलालेख। इसमें भेदी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा कर दी गई थी। और 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति से रिलेटेड है। उसके बाद आता है छठा शिलालेख, ये प्रशासनिक सुधारों और आत्म नियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख करता है। और 7वां शिलालेख जो था, और ये जो छठा शिलालेख था इसमें अशोक ने ये भी लिखा हुआ है कि प्रजा जब चाहे अपने राजा से मिल सकती थी, चाहे राजा सो रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, हर वक्त राजा अपनी प्रजा के लिए उपलब्ध था। फिर आता है हमारे पास 7वां शिलालेख। अशोक की सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता हमें 7वें शिलालेख में मिलती है। मतलब उसकी सहिष्णुता, जो उसकी सहिष्णुता थी, मतलब वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। ठीक है। तो वो मिलता है हमें 7वें शिलालेख में, स से सहिष्णुता और स से 7वां। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो, 7वां सहिष्णुता। फिर बात आती है 8वें शिलालेख की। इसमें मिलती है हमें जानकारी बोध गया की यात्रा के बारे में और विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा के बारे में। इसके बाद आता है हमारे पास 9वां शिलालेख, जिसमें बात की गई है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार के बारे में। आप याद रखो कि कोई बच्चा होता है 9th क्लास में पढ़ता है, वो सबके साथ कैसे उसका व्यवहार कितना अच्छा होता है, सच्चा शिष्टाचार, वो अपने आप को सबके सामने बहुत ही शिष्टाचारी शो करता है। तो सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार वो मिलता है हमें 9वें शिलालेख में। फिर 10वें शिलालेख में मिलता है हमें राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित का सोचें। ठीक है। और 11वां शिलालेख, इसमें की गई है धर्म की व्याख्या। और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया है और स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। अब आप याद रखना कि पहले स्त्रियों को कहाँ रखा जाता था? बाहर। तो आप उससे याद रख सकते हो 12। ठीक है। तो अब स्त्रियों को उसने अंदर ले लिया, मतलब उनको भी नियुक्त कर दिया, एंट्री दे दी उनको भी। तो बाहर नहीं रखा उसने, एंट्री दे दी। तो 12वां और स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। उसके बाद आता है 13वां शिलालेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, कलिंग युद्ध का वर्णन, क्योंकि इसमें मिलता है। और यही वो शिलालेख है जिसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। उसके बाद आता है हमारे पास 14वां शिलालेख। इसमें जो 13 के 13 शिलालेख थे उनका पुनरावलोकन किया गया है और जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है।
आप यहाँ देख सकते हो कि अशोक के जो शिलालेख थे वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ तक उसके अभिलेख मिले हुए हैं हमें। तो कंधार अफगानिस्तान साइड, और लंपक, और ये पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी, मानसेरा, तक्षशिला, फिर टोपरा हरियाणा साइड में पड़ गया, मेरठ ये यूपी साइड पड़ा, फिर कालसी, उज्जैन, गिरनार, फिर और साउथ साइड है कर्नाटका में मास्की, कई जगह पे उसके मिले हुए हैं। बिहार में भी उसके बहुत से शिलालेख मिले हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र जो उसकी राजधानी थी, वहाँ उसके नज़दीक लौरिया, अर्राज, रामपुरवा, फिर यहाँ पे भी उसके बहुत सारे जो शिलालेख मिले हुए हैं। और एक कलिंग यहाँ पे मिला है जोगढ़ नामक स्थान पे, ये जो 13वां शिलालेख है ना कलिंग वाला वृहत शिलालेख, ये मिला है जौगढ़ नामक स्थान पर। ये जो यहाँ पे मूर्ति आपको दिखाई जा रही है, ये कहाँ मिली है? ये मिली है बिहार के रामपुरवा में, ये बिहार के रामपुरवा में मिली हुई है, और इसको अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है, इससे उस टाइम की मूर्ति कला के बारे में पता चलता है। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, उसके बाद अशोक ने अलग अलग स्थानों पर धर्म प्रचार हेतु बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म प्रचारकों को भेजा था। तो महेंद्र और संघमित्रा जो थे, उनको उसने भेजा था अशोक ने, कहाँ? श्रीलंका में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो चुका है, हो सकता है पूछा भी जा सकता है, लेकिन कई बार पूछा गया है, तो आप इन बाकियों को भी याद कर लीजिए। तो जो रक्षित थे वो गए थे उत्तरी कनारा में, महादेव गए थे मैसूर। तो जो महादेव होते हैं उनके साथ क्या होते हैं हमारे पास? महादेव के साथ असुर होते हैं ना, असुरों की बहुत सारे असुर इधर उधर नाच रहे होते हैं, साधु बाबे जैसे नाच रहे होते हैं। तो महादेव तो असुर, तो आप ऐसे याद रख सकते हो महादेव कहाँ गए थे प्रचार करने के लिए? मैसूर। और जो मझांतिक थे वो गए थे कश्मीर गांधार। और धर्म रक्षित, अब आप याद रखना कि धर्म की रक्षा किस साइड को ज़्यादा जरूरी होती है? पश्चिमी भारत साइड, क्योंकि उस साइड क्या है, बार बार विदेशी आक्रमण होते रहते थे। तो धर्म रक्षित कहाँ गए? पश्चिमी भारत। और जो मध्यम, ऐसे याद रखना कि मध्यम नाम का कोई आदमी हो, हिमालय पर्वत चला गया, तो मध्यम कहाँ गए प्रचार करने के लिए? हिमालय। और यहाँ देखिए महा, और यहाँ भी क्या है स्टार्टिंग में? महा। महाधर्म रक्षित, आपको महा देख के याद आ जाएगी, क्या है? महाराष्ट्र। तो महाधर्म रक्षित कहाँ गए धर्म प्रचार करने के लिए? महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है हमारे पास मौर्य प्रशासन। तो जो मौर्य प्रशासन था वो केंद्रीय शासन प्रणाली होती थी उस टाइम। जो राजा होता था वो केंद्र बिंदु होता था प्रशासन का, और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता था। और अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। आपको पता होना चाहिए कितने विभाग हैं? 18 विभागों का अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है। और उनके उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। और ये जो तीर्थ होते थे, इनके इनके अंडर जो मतलब वहाँ का कार्यभार होता था विभागों का, वो इनके अंडर होता था। इसके अलावा वहाँ पर विभागों में अध्यक्ष भी होते थे, और टोटल अध्यक्ष 26 होते थे। और जो तीर्थों के अध्यक्ष होते थे उनको कहते थे हम महामात्र। क्या कहते थे उनको? महामात्र। ठीक है। और जो प्रांतों का शासन होता था उनको कौन चलाते थे? आर्यपुत्र या राजवंश का कोई कुमार। ठीक है, तो उनको क्या कहते थे उस पदाधिकारी को? या तो आर्यपुत्र या राजवंशीय कुमार। और मौर्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों अवरोही क्रम में उनके नाम है प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। क्या क्या थे उस टाइम के जो अधिकारी थे? प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त, ये उस टाइम के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। उसके बाद बात आती है हमारे पास न्याय प्रशासन की। तो जो न्याय प्रशासन था उसमें 2 न्यायालय थे, एक तो दीवानी न्यायालय और दूसरा था फौजदारी न्यायालय। तो जो दीवानी न्यायालय था उसमें उसको कहा जाता था उस टाइम धर्मस्थीय, और जो फौजदारी न्यायालय होता था उसको बोलते थे कंटक शोधन। ठीक है, कंटक शोधन और धर्मस्थीय अगर पूछा जाता है कि न्यायालय किस वक्त हुआ करते थे, किस काल में हुआ करते, तो आपने बोलना है मौर्य काल में। उसके बाद आता है राजस्व प्रशासन। तो जो मैगस्थनीज था, सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत भेजा था, उसने बोला था कि जो भू राजस्व था वो 1/4 भाग था कुल उत्पादन का। और ऐसे अलग अलग साहित्यकारों ने लिखा हुआ है अलग अलग बुक से कंसल्ट करके कि जो निजी खेती होती थी, राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। कितना होता था? भू राजस्व 1/6 भाग। और राजकीय भूमि मौर्य काल में क्या कहलाती थी? क्वेश्चन बनता है, क्या कहलाती थी? सीता। और उस टाइम की जो प्रचलित मुद्रा होती थी वो थी पर्ण। क्या थी उस टाइम की प्रचलित मुद्रा? पर्ण।
आई होप कि आप सबको मौर्य काल अच्छे से याद हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जल्द ही मैं आपके लिए मौर्योत्तर काल के विभिन्न राजवंशों के बारे में वीडियो लेके आऊँगी और साथ ही हम जो हमारे संविधान के आर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू।